चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसकी, वेव ऑप्टिक्स के मतलब तरंग प्रकाश की के अंदर 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस अपने पूछे गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सोचना क्या है। पहला कह रहा है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक स्थापित करें। 2022 में आपसे पूछा है और 2012 में भी पूछा था। व्यतिकरण को परिभाषित करें, यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। यहां भी हमसे क्या पूछा, फ्रिंज की चौड़ाई, और इसमें भी क्या पूछ रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो दोनों में सेम चीज पूछा है क्या, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, व्यतिकरण को परिभाषित करें। तो बारी बारी से दोनों चीज को देखते हैं। पहले व्यतिकरण होता क्या है उसको समझते हैं और दूसरे पार्ट में देखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकलती है। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा उतना मजेदार तो नहीं है लेकिन है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। व्यतिकरण इसी को बोला जाता है इंटरफेरेंस इंग्लिश में। ओके, क्या होता है जब दो वेव्स होती हैं, जैसे ठहरे हुए पानी में आप क्या मारते हो, कंकड़ मारते हो तो वेव्स निकलती हैं। ठीक है, मान लीजिए दो वेव एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या करेगा, सुपरपोजिशन होगा, एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, जिसके कारण जैसे मान लो एक जगह टॉर्च जलाए, एक दूसरा दो टॉर्च है एक ही जगह जलाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वहां की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही कहानी है इसके अंदर और कुछ नहीं है। जब दो तरंगे जिनकी आवृत्ति और तरंग लंबाई समान हो, एक ही माध्यम में गति करते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, सुपरपोजिशन यदि होता है, तो परिणामी तरंग में तीव्रता का मान कुछ बिंदुओं पर अधिक और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होता है। तरंगों की इस घटना को ही क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सोर्स है S1, ये S2 स्रोत है इसी का है, और ये बहादुर सिंह एस से जो निकला है उसकी सारी चीजें क्या होंगी, आवृत्ति और तरंग लंबाई बराबर होगी। यही यहां से पास करना शुरू किया, यही यहां से पास करना शुरू किया, तो दोनों का S1 और S2 का भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये इसका मान लीजिए एक वेव होता है, जिसको पानी देखते होगे वेव बनता है, तो इसके किनारे वाला क्या होता है, नीचे, फिर उसके बाद ऊपर। साइड से देखेंगे तो ऐसे वेव ऐसे ही चलती है ना, तो ये ऊपर वाला को हम ये दिखाए और नीचे वाले को डॉट से दिखाए, तो ये ऊपर वाला है इसका बना और इस वाले सोर्स का ये बना। अब इसका नीचे वाला भी बनेगा, ये इसका मान लीजिए नीचे वाला बन गया, और फिर इसका ऊपर वाला किसका, ये S1 का, उस तरह S2 का भी ये ऊपर वाला, उसके बाद ये इसका नीचे वाला, फिर ये इसके ऊपर वाला जो ये दिख रहा है ये वाली। तो जब ऊपर वाले से ऊपर वाला टकराएगा, मतलब ये वाले से ऐसा वेव है और एक दूसरा वेव भी कैसा है, सेम ऐसा ही है, तो जब ये दोनों मिलेंगी एक साथ तो क्या बनेगा, हमारा दीप्त फ्रिंज बनेगा। मतलब वहां पे तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पे ये ऊपर वाला दूसरे वेव के नीचे वाले से मिल जाए, मतलब इस वाले से मिल जाएगा ये वाला, तो उस समय क्या हो जाएगी, हमारी दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी, अदीप्त फ्रिंज। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, काला काला दिखेगा। तो जो हमारा बीचों बीच होता है वहां पे इंटेंसिटी जो तीव्रता जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसा ही लगातार फ्रिंज मिलते हैं, पहले दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त, ऊपर नीचे दोनों साइड से। ठीक है, तो इसी घटना को लाइट की क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे ये बबल दिख रहा है, कौन सा, सोप बबल, साबुन का ऐसे फूक के उड़ाते हैं ना वो वाला, तो वो रंगीन क्यों दिखाई देता है, इसी के कारण। तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किस चीज का उदाहरण है, व्यतिकरण का उदाहरण है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, पूछता है कि भैया ये एग्जाम्पल किसका है, ध्यान में रखेंगे। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हमको निकालना क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक स्थापित करें। अब जो फ्रिंज बना था, ये जो हमारा दिख रहा है सेंटर से आया, ये हम दीप्त चमकता हुआ, और ये क्या है हमारा अंधेरा काला, और दीप्त कह सकते हैं इसको। तो दोनों साइड ऐसा ही बनता जा रहा है, इधर ब्लैक वाला, इधर फिर से दीप्त चमकता हुआ, ये फिर से नहीं चमकता हुआ, फिर से चमकता हुआ। तो यही जो है इसकी चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई यही निकालने के लिए बोला गया है आपको। अभी पीछे जस्ट ये वाली फिगर पीछे नहीं थी, पीछे थी ना,
ये वाला ही फिगर और ये दोनों सेम ही है। मान लीजिए एक हमारे पास स्रोत है, किसका, प्रकाश का स्रोत है, उसके सामने एक स्लिट लगा हुआ जिसमें 2 होल्स बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं, इससे एक नया सोर्स बन गया S1 और S2, दोनों की आवृत्ति और तरंग लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो मान लेते हैं कुछ चीजों को, इसी को कहा जाता है यंग का द्विस्लिट प्रयोग या यंग का प्रयोग। जब 2 स्रोत S1 S2 से आने वाली तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित या आरोपित होती हैं तो पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप या पैटर्न में चमकीले और काले बैंड प्राप्त होते हैं। ये जो दिख रहा है ये चमकीला है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, काला, ठीक है, ज्यादा काला नहीं किया वरना बोर्ड के साथ मैच कर जाता। तो प्राप्त होते हैं, इन बैंडों को क्या कहा जाता है, फ्रिंज कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग फ्रिंज कहते हैं और इसी की चौड़ाई हमको निकाल के बतानी है। तो कुछ चीजों को मान लेते हैं फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए। डी क्या है, स्रोतों के बीच की दूरी, मतलब ये जो स्रोत है S1 और S2, इन दोनों के बीच की दूरी, देखिए यहां हमने रखा है क्या, ये D, ओके। स्लिट्स एवं पर्दे के बीच की दूरी, ये जो हमारा स्लिट है और ये हमारा क्या स्क्रीन है या पर्दा है, इन दोनों के बीच की दूरी को D माना। और लेमडा क्या हमारा, स्रोत से उत्सर्जित एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य या तरंग लंबाई, ठीक। इतनी चीजें आप पहले लिखोगे तब तो आप इसको डेरिवेशन में यूज करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, पर्दे के केंद्र O से X दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर विचार करते हैं। विचार कीजिए, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। कहां से, O से X दूरी पर स्थित एक बिंदु P के ऊपर विचार करते हैं। अब विचार ये करना है कि ये हमारा यहां से जो लाइट रे निकली, ठीक है, प्रकाश तरंग निकला, वो कौन से रास्ते से, इस रास्ते से होते हुए कहां पहुंचा, यहां। तो ये S1P इसका क्या होगा, पथ की लंबाई होगी, ठीक है, S1P पथ की लंबाई। उससे जब यहां से कोई लाइट यहीं पहुंचता है P के ऊपर तो S2P इस पथ की लंबाई होगी। तो इस दोनों के बीच की पथ की लंबाई के अंतर को क्या कहेंगे, पथांतर कहेंगे। और वो कितना कैसे निकलेगा, अब इस जितनी ये लंबाई है उतनी ही लंबाई इसके ऊपर देखोगे तो अप्रोक्स इतना आएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो भी निकलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा हमको मिला यही दोनों में पथांतर है, मतलब पथ की लंबाई में अंतर है। तो यहां से लेके यहां तक को हम क्या बोलेंगे, इसका पथांतर बोलेंगे। और वो किसके बराबर होगा, S2P, मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई माइनस इसको S1P। तो कह सकते हैं चित्र से पथांतर बराबर डेल एक्स इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। चलिए अच्छी बात है, आ रहा है तो अब हम क्या किए, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर लेते हैं। किसका, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। अब इसको S2P मतलब, चलिए फिर इसको साफ किया जाए, S2P ये हमको लंबाई चाहिए। तो इस लंबाई को कैसे निकाला जा सकता है, यहां से यहां तक की लंबाई और ये एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज में हम लोग इसको बोल सकते हैं, मान लो ये हमारा क्या होता, थीटा होता, तो ये हमारा H कहलाता, ये हमारा B कहलाता और ये P कहलाता। तो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से क्या जानते हैं, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये जानते हैं, ठीक है। अब यहां से कहां गया भैया, PV, चलो तो यहां से इसको हम लिखते थे H स्क्वायर का मतलब क्या, H2P का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर का मतलब B से P का स्क्वायर, मतलब PB का स्क्वायर प्लस, अब B का मतलब क्या, H2 से B, H2B का स्क्वायर। इतना लिखा जा सकता है H2P को, तो लिख दिए वही चीज, H2P का स्क्वायर इक्वल्स टू H2B का, चलो यहाँ कैपिटल B, H2B का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर लिख लिए इसको। उसी तरीके से जब हम S1P को लिखेंगे तो S1P ये वाला बहादुर, तो इसकी बात करें तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा S1P और ये हमारा क्या कहलाएगा, AP या PA, ओके। तो यहां से हम लिख सकते थे S1P का स्क्वायर, जैसे पहले वाले को लिखे हैं वैसे ही S1A का
स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। तो लिख लिए S1 ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, दोनों को लिख डाले। अब S2P, S2B, S2B तो हमको पता है यहां से यहां तक कितना है, D के बराबर है, तो इसको D लिख लिए। अब PB कहां से भैया, P यहां है, B यहां है, तो यहां तक का तो हमको पता है क्या है, X है, और ये यहां से लेके यहां तक का पता है वो क्या है, D है। तो आधा क्या होगा, D/2, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक प्लस ये बंदा मिलके क्या बनाएगा, P से B तक का, तो लिख सकते हैं X प्लस D/2 का होल स्क्वायर। तो हमको कहां से, P से B तक का डिस्टेंस चाहिए, तो P से B का मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस प्लस यहां से यहां, तो ये हमारा X हो गया, ये हो गया D/2, तो X प्लस D/2 का होल स्क्वायर हमारा क्या कहलाएगा, PB। तो X प्लस D/2 का होल स्क्वायर हमारा क्या कहलाया, PB। सेम कहानी S1A, यहां से यहां तक की भी दूरी क्या कहलाएगी, D, और दूसरा PA, P से यहां तक की दूरी इतनी चाहिए हमको, तो ये दूरी का मतलब क्या है, यहां से यहां तक की दूरी x है, और ये दूरी यदि D/2 है, तो ये भी तो D/2 होगा यहां से यहां तक, तो इसको घटा देंगे, मतलब PA चाहिए, तो PO माइनस OA, और OA कितना है, D/2, तो x माइनस D/2, x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही चल रहा है ना यहाँ पे। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे तो हमको कितना आएगा, 2xD आएगा, देखते हैं आता है कि नहीं। अब इसको तोड़ेंगे, पहले वाले को यदि तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, D² प्लस x² प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस 2x D/2, ऐसे थोड़ा सा D² प्लस x² प्लस D/2 का स्क्वायर प्लस 2x D/2। ये पहले वाले को तोड़ के लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब दूसरे वाले को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस तो पहले है तो माइनस का माइनस D², इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा x² प्लस D/2 का स्क्वायर और माइनस 2x इंटू D/2, ब्रैकेट बंद। अब यहां से देखा जाए, यहां माइनस है, अंदर जाएगा तो D² से इसको साफ कर देगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x², इससे ये साफ, और ये माइनस इसके साथ अंदर जाएगा तो D/2 का होल स्क्वायर भी इसके साथ साफ। तो यहाँ से क्या बच गया, पहले वाले से 2 से 2 साफ, तो यहाँ से बच गया हमारा XD इसमें से, और ये माइनस अंदर गया तो इसको माइनस को प्लस बनाएगा, ये 2 से 2 साफ प्लस XD, मतलब क्या बच गया 2XD। तो ये एक लाइन आप अपने कॉपी में लिखते टाइम में लिख लोगे तो अच्छी बात है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2XD, और ये जो हमारा बंधु है a माइनस बी का, A² माइनस B² इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो हमने लिख दिया A प्लस बी इंटू A माइनस बी। अब इस वाले को इसको नीचे रख लेते हैं, रख लिए नीचे, तो 2XD बाई S2P प्लस S1P। अब मान लेते हैं चूंकि बिंदु P O के बहुत निकट है, यदि ये P कहाँ है, O के बहुत ही पास है, तो हम उसे मान सकते हैं कि S1P इक्वल्स टू S2P इक्वल्स टू D। मान लेते हैं कि बहुत छोटा सा, मतलब बहुत ही पास होते हैं, तो हम इसको ऐसा मान लिए। तो अब यहां मानने का क्या हो जाएगा, ये हमारा भी D बन जाएगा, ये भी D बन जाएगा, तो नीचे क्या हो गया 2D, और यही तो हमारा था S2P माइनस S1P, डेल एक्स के बराबर पथांतर। तो डेल एक्स बराबर क्या लिखा जा सकता है, XD बाई D। ओके, इतना लिखेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि इसको कंप्लीट करना पहले जरूरी है। अब आते हैं, देखिए इसको दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, दीप्त और अदीप्त दोनों के लिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोसी की बात करेंगे। आप चाहे बुक में दोनों पे देख सकते हो, और यदि और डिटेल में देखना तो इंग्लिश मीडियम वाले में हम दोनों पे डिफाइन किए हैं कि ये डार्क और ब्राइट दोनों कैसे है, तो वहां भी जाके देख सकते हो, वरना ये भी सफिशियंट है आपके लिए। ओके, तो हम बात करते हैं दीप्त
या चमकीला बैंड कब प्राप्त होगा? जब समपोषी होगा। समपोषी का मतलब क्या होता है? ये हमारा है और दूसरा भी हमारा कैसा हो? सेम ऐसा हो, मतलब ये दोनों पॉइंट ये और ये सब मैच के, तो ये इस दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा? जब दोनों जुड़ेंगे तो ये ऐसा कुछ मिलेगा, जिसके कारण इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता क्या हो गई? बढ़ गई। अब ये दोनों केस में हमारा जो फेज डिफरेंस होगा, कालांतर होगा, ओके, वो कितने के बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, कालांतर हमारा 0 डिग्री के बराबर, या 2n पाई कह सकते हैं। n की वैल्यू यदि 0 रखोगे तो 2n पाई हमारा क्या बनेगा? 0। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई, तो मतलब 0 से ही शुरू हुआ था, 2 पाई का मतलब ये कहाँ घूम के 0 पे आ जाएगा। तो एक जनरल फॉर्म है, मैथ वाले को आता होगा, ओके। और हम लोग जानते हैं पाथ डिफरेंस, पथांतर जो होता है λ/2 पाई कालांतर के। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। अब इसमें रख देंगे इसकी जगह पे 2n पाई को, तो क्या हमारा बनेगा? डेल x इक्वल्स टू इंटू क्या? 2n पाई, पाई से पाई, 2 से 2, क्या बच गया यहाँ से? n लैम्डा। तो लिखा जा सकता है इतना। आप इसको लिखो नहीं लिखो ज्यादा फर्क पड़ता है, पता होना चाहिए कैसे आता है। तो यहां से हमने लिख दिया, जस्ट पीछे निकालते x डी बाई डी और एन लेमडा हमने यहाँ रखा। यहाँ से अब x को सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसके साथ गुना में और ये इसके साथ भाग में, तो हमारा x बराबर कितना आ गया? ये आ गया। तो जब n की बात हो रही होगी तो अब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए व्यंजक सिंपल सा है कि ये हमारा क्या था? n वाला बंधु था, और उसके नीचे क्या होगा? n-1 वाला बंधु, उसके नीचे कौन सा होगा? n-2 वाला। या ये कह सकती है पहला, ये दूसरा है, तीसरा है, तो पहला और दूसरे को घटा देंगे, या n से n-1 वाले को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? उसकी चौड़ाई मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम ब्राइट की बात कर रहे हैं, दीप्त की बात करते हैं, xn - xn-1, तो जहां पे इसमें n था वहां पे n-1 रख लेते हैं। xn के लिए तो ठीक है, n d λ/d, और n-1 के लिए n की जगह पे n-1, बाकी 10 का 10। अब इसको तोड़ा जाए तो क्या लिखा जा सकता है इसको? n d λ/d माइनस n, माइनस जगह n d λ/d, d, और ये माइनस अंदर जाएगा प्लस, तो प्लस, ये और ये सेम है, कट गया, बच क्या गया यहां से? इतना हमारा बच गया। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? फ्रिंज विड्थ कहलाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगा। क्योंकि अभी हम ब्राइट की बात किए, चमकीले वाले दीप्त की बात किए, तो ये दीप्त के लिए, जब अदीप्त के लिए बात करें, काले वाले के लिए बात करेंगे, तो भी हमारा इतना ही आएगा, ओके। तो हम कह सकते हैं फ्रिंज की चौड़ाई का हमारा क्या निकल गया? बीटा इक्वल्स टू, और याद रखोगे ऑब्जेक्टिव केस में चाहे दीप्त की बात करें चाहे अदीप्त की बात करें, दोनों में फ्रिंज की चौड़ाई सेम होती है, मतलब सेम चौड़ाई होती है, चाहे वो काला वाला हो चाहे वो चमकीला वाला हो। ठीक है, तो यहां तक आपको निकाल के बता देना, आपकी कहानी संपूर्ण हुई यहां पे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहा है? तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम को स्थापित करें। ये 2020 में पूछा है। इसके अंदर कहा जा रहा है हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाएं सिद्धांत के आधार सिद्धांत की व्याख्या करे तथा इसकी मदद से अपवर्तनांक या परावर्तन के नियम को स्थापित करे। मतलब इसमें पूछा है परावर्तन, इसमें अपवर्तन और परावर्तन दोनों के में से किसी एक को बोला गया है बताने के लिए। इसके अंदर क्या क्या है? तरंगार्ग एवं द्वितीय तरंगिकाओं का परिभाषित करे और हाइगन के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के नियम को स्थापित करे, या मतलब इन दोनों में से किसी एक को। तो अपन दोनों को करेंगे, ठीक है, हो सकता है पूछ दे। तो अच्छे खासे टाइम्स पूछा है, तो इसको मान के चलिए आप VBI के टर्म में, जो 2023 के लिए, ठीक है, ओके। तो इसका दो पार्ट कर लिए, एक में हम तरंगार्ग एवं द्वितीय तरंगिकाओं को परिभाषित करेंगे, और दूसरे में हमने परावर्तन और अपवर्तन के नियम को सत्यापित करने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे।
हाइगन के तरंग सिद्धांत को आप लिख देते हैं तो इसके अंदर आपको दोनों चीजें आ जाती हैं, जो हमारे दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें के बारे में परिभाषित भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाती है। तो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। कह सकते हैं प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करती है, वो पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है प्रकाश, तो तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश स्रोत से निकलकर ये तरंगे चारों दिशाओं में क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। ओके, तरंगार्क पर जितने भी माध्यम के कण उपस्थित होते हैं वह सभी कण एक नवीन तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इन नए तरंग स्रोतों से सभी दिशाओं में तरंगे गमन करते, इस तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब जैसे ऐसे सोचेंगे, ये हमारे पास मान लो यहाँ पे आपने पानी में क्या किया, पत्थर मारा, तो क्या करती है, ये चारों दिशाओं में चलती है, इसकी वेव्स चलती है ना, चारों दिशाओं में चलती है। ओके, अब इसमें क्या होता है, एक नीचे वाला बंधु होता है, एक हमारा ऊपर वाला बंधु होता है। तो ये जो निकली, तो ये जो बहादुर है, ये सारे एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगी, हर एक पॉइंट इसका एक नया स्रोत बनाएगा। उसी चीजों को बोला गया है माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल प्राथमिक तरंगों की चाल के बराबर ही होती है। अब दूसरा जो होगा ये भी सेम चाल से ही चलेगा। तो इस तरीके से एक फिगर बना डालेंगे, थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख देंगे। समझ में तो आया नहीं होगा क्योंकि थोड़ा समझने में टाइम लगेगा इसको, और यहाँ क्वेश्चन बनाना है। तो यदि जो चीज समझ में नहीं आए उसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब 1 महीना भी मुश्किल से नहीं बचा है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे इन बिंदुओं को। अब हाइगन के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहानी तो चलो 2-3 लाइन याद कर लेते हैं, लेकिन जो प्रूफ करना है उसको कैसे याद करेंगे, उसको तो समझना पड़ेगा ना। चलिए समझते हैं। हमने क्या किया, 3 प्रकाश तरंगे लिए, 1 2 3 जो ऐसे जा रही है। एक ए से टकराने के बाद परावर्तन होगा, तो ये 1 डैश पे चला गया। 2 वाला एफ से यहाँ टकराया तो परावर्तन के बाद 2 डैश बनाया, और तीसरा वाला यहाँ सी से टकराया और 3 डैश बनाते हुए उस डायरेक्शन में हमारा चला गया। परावर्तन के बाद कह सकते हैं, माना कि आपतन और परावर्तन कोण क्रमशः आई और आर है। यहाँ आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, हर एक के लिए तीनों हमारे क्या है, समानांतर, तीनों के लिए हमारे क्या होंगे, सेम ही बात होगी। तो प्रकाश को बी से सी या ए से डी या ई से जी तक जाने में लगने वाला समय, अब बहादुर क्या होगा, कहां से कहां चलना है, ए से डी, उसके बाद ई से एफ होते हुए जी तक, और ये बी से कहां तक, सी तक। तीनों केस में प्रकाश को जाने में सेम समय लगने वाला है, सेम टाइम लगने वाला है। तो वो टाइम कितना होगा, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे दूसरे वाले के लिए। यहां से यहां तक जाने में टाइम, और फिर एफ से जी तक जाने में टाइम। तो टाइम निकाला जा सकता है। टाइम हमको ये तो पता है कि कितने, क्या बोलते हैं, स्पीड से चल रही है। स्पीड तो पता है ना, प्रकाश की चाल तो पता होती है। तो टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ई से एफ बाई क्या चीज, इसका जो वेग है। अब जैसे वेग बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, विस्थापन बट्टे क्या होता है, समय। तो अब समय बराबर क्या लिख सकते हैं, समय बराबर विस्थापन बट्टे वेग। ठीक है, तो विस्थापन कितना है, ई से एफ, और वेग कितनी, सी से जा रही है। तो यहां से यहां तक का हमने निकाल लिया। फिर एफ से जी, तो एफ जी, और जो हमारा टाइम है, मतलब जो वेग है, उस वेग को लिख दिए। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब हम आते हैं त्रिभुज के अंदर, कौन से, ए ई एफ और एफ जी सी में। ए ई एफ इस वाले में पहले आते हैं। अब सोचिए, ये यदि हमारा आई है तो चलिए इसके समानांतर जो हमारा नॉर्मल खींचा गया, इसके समानांतर यहाँ पे हमने खींच दिया। स्ट्रेट दिख रहा है का, चलिए वर्टिकली है, लंबवत खींचे हैं। ओके, यदि ये आई है तो हमारा और कौन होगा, ये वाला क्या होगा, क्योंकि समानांतर, तो ये भी हमारा आई होगा। तो यदि ये आई है और ये 90 का इस पे बनाएगा, ये 90 है, इसे लंबवत खींचा गया, और ये भी हमारा लंबवत खींचा गया। तो यदि ये आई है तो ये क्या होगा, 90 माइनस आई, ये तो 90 है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा आई।
तो इस त्रिभुज में आते हैं ए ई एफ के अंदर, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बराबर साइन आई, ये हमारा एंगल है, तो ये 90 है, तो ये नीचे वाला एच बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा बी बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा पी। तो साइन आई बराबर लिखते तो क्या लिखते, साइन आई बराबर क्या होता है हमारा पी बाई एच, और पी की मतलब ये वाला पी, तो ई एफ बाई ए एफ, ई एफ बाई ए एफ, ई एफ बाई ए एफ। और साइन आर कौन से त्रिभुज में, एफ जी सी। ठीक है, आराम से समझिएगा, समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम कौन सा लिया, एफ जी और सी, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। अब सोचिए ये हमारा आर, तो यहाँ पे ऐसे ही हम लंबवत खींचेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा आर, तो ये हमारा क्या होगा 90 माइनस आर, ये पता है 90 है, तो ये हमारा क्या होगा आर, ऐसा। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम ये क्या निकालना हमको, साइन आर, तो ये आर है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 90 के सामने ये हमारा एच, ये बन जाएगा हमारा बी और ये हमारा बन जाएगा पी। तो साइन आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं पी बाई एच, और पी मतलब क्या एफ से जी तक, एफ जी, और एच कितना एफ से सी तक, एफ सी। तो यही हमने लिख दिया एफ जी बाई एफ सी। अब इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, हमको क्या चाहिए ई एफ चाहिए, तो ई एफ बराबर क्या लिखा जा सकता है इससे, ई एफ बराबर लिखा जाता है ए एफ साइन आई, और इसको यदि हम करते तो इससे हम लिख सकते थे क्या हमको चाहिए एफ जी, तो एफ जी बराबर इससे हम लिख सकते हैं एफ सी साइन आर, एफ सी साइन आर, ये इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब इसमें फ्रॉम इक्वेशन कहां से, समीकरण 1 से, टी बराबर ई एफ की जगह पे हम किसको पुट कर दे, ए एफ साइन आई, ए एफ साइन आई, और एफ जी की जगह पे पुट कर दिए एफ सी साइन आर। अब इसको और क्या, ए एफ साइन आई तो जस्ट का तसली है, और एफ सी को क्या लिखा जा सकता है एफ सी, एफ से सी तक की दूरी को, ये हमारा एफ से सी तक की दूरी को क्या लिख सकते हैं, ये पूरी दूरी माइनस इस वाली दूरी को घटा देंगे तो ये हमको निकलेगा, तो लिख सकते हैं ए सी माइनस ए एफ, ए सी माइनस ए एफ, तो इसको ए सी माइनस ए एफ लिखा जा सकता है, और साइन आर जो था जस का तस। आराम से देखिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की गई क्योंकि ज्यादा हो जाता है लिखने में, तो आप समझ समझ के लिखेंगे, जितना समझ में आएगा उतना ही लिखिएगा, ये नहीं कि छाप लिए और इतना मेमोरी में रहेगा तो लिख देंगे, ऐसा नहीं है, समझिएगा तभी लिखाएगा। तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट जो पेज 6 निकाले हैं सेम चीज यहां लिखा हुआ है। अब इसमें से हमने क्या किया, इसमें भी ए एफ है और इसमें भी ए एफ है, तो दोनों में से ए एफ को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा इससे साइन आई और इससे माइनस साइन आर, और जो हमारा ए सी था ए सी को साइन आर से गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं ए सी साइन आर, जस्ट का तस। अब इसको जब डिटेल में देखेंगे तो वहां आपको क्लियरली बताया जाएगा कि ये पॉइंट यहां ना होके यहां भी होता तो भी ये कहां होता, उतना ही टाइम लगता, कहीं भी रहे ये पॉइंट सेम टाइम यहां से यहां पहुंचने में, फिर यहां से यहां पहुंचने में। तो जो हमारा समय जो है वो ए एफ पे डिपेंड नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं करता, तो कह सकते हैं चूंकि टी समय ए एफ पर निर्भर नहीं करता इसलिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए एफ साइन आई माइनस साइन आर इक्वल्स टू जीरो, इसलिए साइन आई माइनस साइन आर इक्वल्स टू जीरो। अब माइनस से उधर गया प्लस, तो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, और जानते हैं एंगल जब बहुत छोटा होता है तो एंगल साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो लिख सकते हैं यहाँ से साइन आई के जगह पे एंगल आई और साइन आर के जगह पे एंगल आर। और यही हमारा क्या होता है, हमारा परावर्तन का नियम का पहला रूल है, प्रथम नियम है ये परावर्तन का, शायद आपको याद होगा ही, एग्जाम 1 महीने में कैसे नहीं याद होगा, सब याद होगा आपको। तो यहाँ हमारा प्रूफ हो जाता है। इतना तक आपको करके आना है, डायग्राम को अच्छे से समझ के
बनाना है वहां पे चांसेस हैं कि पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा तो इसका या में जो दिए हुए जो सबसे कम पूछा गया है, ठीक है, तो आप दोनों को देख के जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। अब दूसरा हमारा क्या था, अपवर्तन का नियम को सत्यापित कर, इसमें ज्यादा डिटेल लिखा पढ़ी नहीं है, तो इसमें छोटे में समझाएं, समझने की कोशिश करेंगे, काफी कुछ फिगर पे ही समझाएंगे, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे। देखते हैं हमने क्या किया, एक लाइट रे हमारी ऐसी आई और अपवर्तन के बाद क्या हो गया, ऐसा इस माध्यम में चला गया, तो ये हमारा क्या आई कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, आर, ठीक है, रेड से बनाते हैं इसको, ये हमारा आर और ये हम एंगल और ये हमारा क्या कहलाया, आई। अब ये हमारा आई है, ठीक है, अब सोचिए ये क्या किया गया है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब जितना टाइम इस लाइट को यहां से यहां पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम में इस माध्यम में क्या करेगा, किसी माध्यम में कोई लाइट रे चलती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पता है पहले से। तो मान लीजिए इस माध्यम में इसकी स्पीड क्या है, v2 है और इसमें क्या है हमारा v1 है, तो जितना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगेगा वही टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगेगा, ठीक। अब चलिए यदि ये हमारा आई है, अब इसके ऊपर मान लो हमने ऐसे लंब खींचा तो ये एंगल हमारा, ये आई है तो ये भी हमारा आई बनेगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये चूंकि 90 है तो ये हमारा 90 माइनस आई और ये 90, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, आई। सेम कहानी इस वाले त्रिभुज के अंदर आते हैं तो ये हमारा आर, ठीक है, और ये हमारा कितना है 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस आर, तो ये हमारा एंगल क्या बनेगा, आर। ये थोड़ा सा 7वां 8वां वाली कहानी है, कैसे एंगल को आप सोच सकते हो, सोच के देखोगे सब दिखेगा। चलिए तो ये हो गई कहानी यहां तक। अब बात करते हैं त्रिभुज किसमें, ए बी सी के अंदर, कहाँ भैया, ए बी और सी के अंदर। ये भी जस्ट समझा ये आई कैसे हुआ। अब इसके अंदर हमको क्या निकालना है, साइन बी बी ए सी, मतलब ये साइन आई की बात हो रही है, तो बी ए सी, तो क्या लिखा जा सकता है, ये 90, तो ये हमारा क्या बन जाएगा एच, और ये थीटा है तो ये हमारा बी बनेगा और ये हमारा पी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई लिखते तो क्या लिखते, साइन आई इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते यहां से पी, मतलब बी सी बाई ए सी, इसको क्या लिखते, बी सी बाई ए सी। अब हम आते हैं त्रिभुज कौन से, ए डी सी में, ए डी सी, इस वाले त्रिभुज में, तो ये हमारा आर कैसे आया अभी जस्ट समझाए, तो ये हमारा क्या बनेगा बी और ये हमारा क्या बनेगा पी। तो यहाँ पे हम लिखते साइन आर बराबर, तो यहां से हम लिखते साइन आर बराबर ए डी बाई ए सी। समझ लीजिए आराम से, क्या होता है हमारा साइन आई बराबर बी सी बाई ए सी और साइन आर ए डी बाई ए सी, ठीक है। अब क्या किए, इसमें डिवाइड किए साइन आई बाई साइन आर हम निकालते हैं, साइन आई बाई साइन आर, तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी बट्टे ए डी बाई ए सी। अब यहां से ए सी से ए सी साफ, क्या बचा बी सी बाई ए डी, बी सी बाई ए डी। अब बी से सी तक की दूरी कैसे निकाल जाएगी, हमको यदि स्पीड पता है, ओके, टाइम पता है, दोनों को सेम टाइम में, ये भी उतने ही टाइम में यहाँ पहुंचा है जितना टाइम में ये यहाँ पहुंचा है, तो हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है ये, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमको d चाहिए तो d इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं v इंटू टी, तो इसमें हमारी वेलोसिटी क्या थी v1, तो v1 इंटू टी, और इसमें क्या थी वेलोसिटी v2, तो v2 इंटू टी। तो अब लिखा जा सकता है bc इक्वल्स टू v1 इंटू टी, bc इक्वल्स टू v1 इंटू टी, और ad इक्वल्स टू v2 इंटू टी। अब t से t साफ, तो क्या बचा v1 बाई v2, तो यहां से हमने निकाल लिया साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू v1 बाई v2। अब आगे v1 बाई v2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, v1 बाई v2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 1 बाई v2 इंटू
V1/1। अब दोनों में ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको क्या हो C/V2 और इसको नीचे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं C/V1। पलट के हमारा वापस ये हो जाएगा, तो इसको लिख दिए C/V2 और C/V1। अब हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश का किसमें, निर्वात में वेग बटे माध्यम में वेग। तो V2 के लिए हमारा μ2 बन जाएगा और V1 के लिए हमारा क्या बन जाएगा μ1। अब इसी को यहां से हमको क्या निकला, साइन I/sin R इज इक्वल्स टू μ2/μ1। अब इसको इसके साथ, यही तो हमारा लॉ है, हमारा स्नेल्स का लॉ। तो यहां से लिख सकते हैं μ1 sin I बराबर μ2 sin R। तो ये हमारा क्या है, स्नेल्स का अपवर्तन का नियम। तो प्रूफ हो जाता है। तो यहां तक आप आराम से एकदम ठंडे दिमाग से जब देखोगे, एक एक चीज को पकड़ के चलोगे तो पक्का क्लियरली समझ में आएगा। थोड़ा सा तो अजीब सा है, रे डायग्राम ऐसे भी देख के तो पूछता है बार बार, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, यंग के प्रयोग में दरारों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। मतलब D इक्वल्स टू कितना दे दिया, 0.1 सेंटीमीटर है। यदि पर्दे की दूरी 1 मीटर है, मतलब कैपिटल D बराबर 1 मीटर। ओके, तथा फ्रिंज की चौड़ाई मतलब बीटा बराबर 0.5 mm दे दिया। ठीक है, हो तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बताए। अभी जस्ट इस फॉर्मूले को देखें, बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी। तो हम यहां से लिख सकते हैं, चलिए पहले लिख ही लेते हैं। तो यहां से लिखा जा सकता है वेवलेंथ बीटा डी बाई डी। बीटा की वैल्यू पता है हमको कितना है, 0.5 mm। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू डेसी सेंटी मिली 10 टू द पावर -3। कैपिटल स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 इंटू सेंटी डेसी सेंटी -2। और डी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर। तो 1 का 1। अब इसको करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू, और इसको लिख सकते हैं -1 उस पर चढ़ा देंगे तो ये हट जाएगा, तो 10 टू द पावर -3 और नीचे तो 1 ही है। तो इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 10 टू द पावर -7 वेवलेंथ है। तो हमारा क्या आ गया, मीटर। अब इसको इतना पे भी लिख के आप आंसर दे सकते हैं। यदि चाहेंगे तो आंसर उसके जैसा बनाना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10 टू द पावर -7। अब 5 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 5000। और इसको लिखा जा सकता है, ऊपर लाएंगे तो 10 टू द पावर -3 और ये 10 टू द पावर -7। ये हो गया हमारा 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। और इसी को हम लिख सकते हैं 5000 एंगस्ट्रम। तो जो हमारा आंसर, ठीक है। तो आप इस यहां भी लाके छोड़ देते हैं, 5 नंबर में है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहां लेके जाते हैं तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो आप जहां चाहे वहां रह सकते हैं, लेकिन इतना आपको लाके देना ही है मिनिमम। चलिए नेक्स्ट हमारा द्वि प्रिज्म क्या है, इसके उपयोग से एक वर्णीय प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कैसे निकाला जाता है समझाएं। ओके, तो इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, आसान सा चीज है। द्वि प्रिज्म होता क्या है, जैसे दो प्रिज्म को जब उसके आधार से जोड़कर रखा जाता है तो उसको द्वि प्रिज्म कहते हैं। एकदम आराम से दो पतले प्रिज्म को उनके आधार से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो इस संरचना को द्वि प्रिज्म कहते हैं। इसका उपयोग कैसे में किया जाता है, व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए फ्रेस्नेल ने द्वि प्रिज्म का प्रयोग किया था। तो द्वि प्रिज्म, एक लाइन का डेफिनेशन लिख के, एक छोटा सा फिगर साफ साफ दिख रहा होगा, उसको बना दिए, हो गया काम।
चलिए अब द्विपुंज का उपयोग से एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य निकालना। जो भी समझने की चीजें यहीं पे है, इसके बाद कुछ भी समझने के लिए नहीं बचा इसके अंदर। अब देखिए जब ये लाइट जो हमारी है ऐसे आई, जब इस प्रिज्म से टकराएगा अपना दिशा को बदलेगी, दिशा को बदलते हुए कहाँ पहुंच गया, इस एम तक पहुंच गया। ठीक है, एक दूसरी लाइट रे भी आई, अपनी दिशा बदला और कहाँ पहुंच गया, मान लीजिए ये 1 है और ये हमारा 2 है। उसी तरह जब यहां से लाइट रे आई और ये अपनी दिशा बदल के कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, मान लीजिए इसको 1 और ये वाली लाइट रे आई, डायरेक्शन चेंज करेगा और यहाँ क्या बच गया, ये 2। तो इस दोनों के लिए ये जो पोर्शन है दोनों का कॉमन है, यहाँ पे दोनों साइड से आ रहा है उसका लाइट पर है। या ये समझिए कि इसको जब पीछे की तरफ हम खींचेंगे तो देखिए दोनों यहां जाके मिलेगा, तो ये ऐसा दिखाएगा कि इस स्रोत के कारण ये लाइट आ रही है। उसी तरह जब हम इस दोनों को पीछे खींचेंगे तो ये दिखाएगा कि ये ऐसा महसूस कराएगा, एक्चुअली ऐसा होना नहीं है, महसूस होना सिर्फ कि ये हमारा S2 जो स्रोत है उसके कारण ये लाइट यहां तक आ रही, ऐसा महसूस होगा। तो दोनों की लाइट कहां से कहां के बीच में आ रही, इस M से लेके N तक। जब एक सोर्स ये, एक दूसरा स्रोत ये, दोनों स्रोत जब एक जगह लाइट देते हैं तो कैसा बनता था, याद है तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा था पीछे, तो उसके हिसाब से सेम कहानी बन जाती है। तो इसका भी लाइट, एक स्रोत ये बन गया, एक स्रोत ये बन गया और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। तो इस डायग्राम को बना के क्लियरली समझा दिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या a माने और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को b माने, तो जो पहले पढ़े थे उसके हिसाब से स्रोत से लेके पर्दे तक की दूरी क्या थी, कैपिटल D थी, कैपिटल D। दो स्रोत इसमें भी चलता था अपना, इसमें भी हमने दो स्रोत महसूस करा दिया, तो मतलब एक स्रोत ये और दूसरा स्रोत ये। अब दोनों स्रोतों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, D, तो यहां भी हमने D रखा। ओके, जैसे पहले वाले में माने थे, अब दो स्रोत हो गया पहले की तरह। अब इसको एक पॉइंट मान लेंगे, इसके O से P बिंदु पे सारी कहानी जस का तस कर देंगे। इस फिगर को लेकिन पक्का वाला बनाइएगा, अच्छे से, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत। अब जब दो स्रोत S1 S2 जो पहले किए थे, सेम कहानी, सब कुछ सेम सेम सब कुछ लिख डाले, फिर सेम तरीके से इसको डिराइव करके डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाल दिया। थोड़ा सा फिगर के अंदर उसमें जो कहानी था, यहाँ पे पीछे भी कुछ लगा हुआ तो उसको हटा दिए और यहाँ से हमने सारा कार्य करके जैसे पहले निकाले थे निकाल के, अब इसमें से हमको इसको सेपरेट करना है। तो हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य बराबर क्या, ये इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है डी बीटा बाई कैपिटल डी। ठीक है, या कह सकते हैं हमारा बीटा क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई, डी स्रोतों के बीच की दूरी और डी। तो ये कहानी तो हो गई थ्योरेटिकली, लेकिन हमको ये तो पता नहीं है डी कैसे निकलेगा, छोटा वाला कैपिटल डी तो पता है, चलिए निकल गया, लेकिन ना ही हमको फ्रिंज की चौड़ाई पता है, ना ही हमको स्मॉल डी पता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली निकलता है, प्रयोगशाला में निकलता है, तो वो वहां की कहानी होती है। तो इसको एक्चुअली वहां से प्रूफ किया जाता है। तो फिलहाल आपको यहां तक करके देना है, और प्रैक्टिकली कैसे होता है वो भी थोड़ा शकल दिखा देते हैं। पीछे का दिए थे लिखने, सेम चीज तो था पीछे भी, ये हो गया अपना नेक्स्ट। अब यहां मूविंग माइक्रोस्कोप को यूज करके हम लोग निकालते हैं वृत्त, कितना चौड़ाई वृत्त की होगी, बीटा की वैल्यू, डी तो ऑलरेडी हमको पता होता है, और स्मॉल डी की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग एक लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। जब हमने यहां रखा तो इस कारण यहां पे एकदम साफ साफ लाइट दिखेगा दो बिंदु पे, तो हमको U और V यहां का यूज किए, लेंस है तो लेंस फॉर्मूला यूज करना है। हमको पता है उत्तल लेंस के केस में क्या होता है, दो बार हमको साफ स्पष्ट इमेज मिलता है, तो एक बार और आगे लेके जाएंगे तो हमको फिर से मिलेगा U और V, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, इंटरचेंज कर लेगा, आपस में बदल लेगा इस दोनों की वैल्यू को। ठीक है, और लेंस फार्मूला को यूज करके हम लोग स्मॉल डी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ होती है, लैब में होती है, प्रैक्टिकल बातें हैं, तो इसको आपको नहीं कुछ करना है। हमने कहानी कहाँ तक खत्म हो जाती है, यहीं तक खत्म हो जाती है। ओके, उम्मीद है समझ में थोड़ा थोड़ा सा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इतने ही क्वेश्चन आपके वेव ऑप्टिक्स के अंदर से पूछे गए हैं अभी तक 2000 कब तक 22 तक। तो अच्छे से समझ के कीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आप अच्छे से कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर के अंदर।